पूरा चैप्टर समझाना आसान हो जाएगा। फोकस करें इधर। अगर एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज हमने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में होगा, चार्ज अगर रेस्ट में, मैं एक लफ्ज और लिखूंगा, चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में हो तो उसे एक फील्ड होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वही चार्ज अगर मोशन में हो, वही चार्ज अगर मोशन में हो, मूव करे, तो उसको दो फील्ड्स आती हैं। ये नेचर है, चार्ज की नेचर है। इसमें दो फील्ड हो जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज की नेचर है। चार्ज रेस्ट में है तो फकत उसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही चार्ज अगर मोशन में है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। वही चार्ज अगर किसी वायर में मूव करे, आपको मैंने पढ़ाया है चार्ज का वायर में मूव करना, इसको हम कहते हैं करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस अगर वायर में हो तो इसको करंट कहते हैं। वही चार्ज अगर वायर में मूव करे तो इसको हम कहते हैं करंट। एक बात याद रखें बेटा, कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितनी नेगेटिव चार्जेस मूव करती हैं उतनी पॉजिटिव चार्जेस भी इसमें मौजूद होती हैं। पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में है, सपोज ये एक प्रोटॉन है, वो रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। प्रोटॉन रेस्ट में है तो उसको एक फील्ड होगी, उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसको दो फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। करंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड से न्यूट्रलाइज। बाकी चार्ज की मोशन की वजह से कौन सी फील्ड बचेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की वजह से कौन सी फील्ड होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये किसने हमें बताया, ये ओरस्टेड साइंटिस्ट था, उसने हमें बताया। ओरस्टेड फर्स्ट टाइम हमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो बताया था वो ओरस्टेड साइंटिस्ट ने बताया था। ये तीन चीजें आपको याद करनी है। इन तीन चीजों पर फोकस करके हमारा पूरा चैप्टर इन पर कवर करेगा। और फील्ड का कंसेप्ट बताना है आपको। देखें, ये है एक परमानेंट मैग्नेट जिसको हम मकनातीस कहते हैं और हम अपनी सिंधी लैंग्वेज में कहते हैं चकमक। सो सिंपल, हम मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। ये यहां पर मैंने दूसरा भी मैग्नेट रख दिया, इसके भी दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये वही नॉर्थ साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मालूम करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी। ये है डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अभी मुझे आपको समझाना है कि मैग्नेटिक फील्ड हम किस चीज को कह रहे हैं। ये मैग्नेट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं कह रहे, ये मैग्नेट है। ये जो स्पेस जहां पर हम मैग्नेट का असर महसूस करें, मैग्नेट का इफेक्ट महसूस करें, मैग्नेट का इफेक्ट फील करें, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, अगर इधर फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल moving in the यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक का नाम है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसको फोर्स महसूस होता है, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। देखिए फोर्स एग्जैक्ट कैसे होता है, यहां पर थ्योरी में बाद में लिखूंगा, पहले ये समझें। हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ले ली। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं। ये इस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहां पर हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा, मेरे लफ्जों पर ध्यान दें, मेरे अल्फाज पर ध्यान दें। चार्ज पार्टिकल को हमने रखा, चार्ज पार्टिकल को मोशन नहीं दिया अभी हमने,
चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो उसको एक फील्ड होती है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं करती। बातों को समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं करती। चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, तो इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हमने क्या किया? वोल्टेज देकर हमने इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया विथ वेलोसिटी v, जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना दी। हमने चार्ज पार्टिकल को मूव कराया इस तरफ विथ वेलोसिटी v। अब समझे, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया है तो इसमें खुद के पास, अपने पास मोशन की वजह से कौन सी फील्ड आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड असर लगाएगा ना। ऐसे समझिए, यहां पर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, यहां से कोई मैग्नेट दूसरा गुजारेंगे तो मैग्नेट पर मैग्नेट का असर जरूर होगा। हाँ, अलबत्ता मैग्नेट का स्पेन पर असर भले ना हो, लेकिन मैग्नेट का असर मैग्नेट पर जरूर होगा। तो यहां पर जब चार्ज मूव कर रही है तो चार्ज के पास, अपने पास कौन सी फील्ड आ गई? बता बेटा, कौन सी फील्ड आ गई? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। वो जो फोर्स लगेगा वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितनी बड़ी चार्ज होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, जितनी बड़ी चार्ज होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। नंबर 2, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। जितना तेज मूव करेगी उतनी उसमें खुद में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी, जितनी खुद में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी उतना ये मैग्नेट उस पर असर ज्यादा करेगा। 2 चीजें। नंबर 3, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करोगे, अब आपने उठाया ही इतना सा मकनातीस से, आप कह रहे हो सर इस पर तो असर नहीं हो रहा, अब हमने लाउड स्पीकर का मैग्नेट उठाया है, बड़ा बड़ा मैग्नेट उठा लिया, वो क्या करेगा? वो दूर से इसको इफेक्ट करेगा। तो इसका मकसद ये हुआ, जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। 3 फैक्टर्स तो ये हो गए। चौथा फैक्टर है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, वो है साइन थीटा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये चीज हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की। अगर ये पैरेलल मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा था, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा था, इस चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन एंटी पैरेलल मूव किया, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं था। बाकी जिस भी एंगल पर जा रहा था इफेक्ट हो रहा था। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो किया, फिर हमने देखा कि वो कौन सा रिलेशन हो सकता है जो पैरेलल में भी 0 हो, एंटी पैरेलल में भी 0। पैरेलल मूव किया भी कुछ नहीं हुआ, एंटी पैरेलल मूव किया भी कुछ नहीं हुआ। इसका मकसद क्या हुआ? पैरेलल में भी 0, एंटी पैरेलल में भी 0। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो है? फिर हमें पता चला यहां पर तो ये साइन थीटा है, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू भी 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है? 0। इन चारों इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनली खत्म करते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट, ये इक्वल और कांस्टेंट, ये बन गया क्यू वी बी साइन थीटा। सो यहां पर टॉपिक में, इस टॉपिक में कांस्टेंट है 1 यूनिटी, 1 इंटू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो क्रॉस प्रोडक्ट में कि वी बी साइन थीटा इज इक्वल, हम इसको वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। वी क्रॉस बी को सॉल्व करोगे तो वही फिर वी बी साइन थीटा आएगा। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि वी क्रॉस बी इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ऐसे लिखें, एक ही बात है। नाउ अब हमें देखना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या होगा? एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 आपको पता है 1 के बराबर होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट बनता है टेस्ला। 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकंड।
1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकंड। यहां देखें मैं टेस्ला को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखें, व्हेन द चार्ज ऑफ 1 कूलम, when the charge of 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field experience the force of 1 newton, then the magnetic field is said to be 1 tesla। दोबारा समझें, जब 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और उसको फोर्स लगे 1 न्यूटन, इसका मकसद ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 1 टेस्ला है। तो इसको 1 टेस्ला को हम इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द चार्ज ऑफ 1 कूलम moving with velocity of 1 meter per second perpendicular to the field experience the force of 1 newton, then the magnetic field is said to be 1 tesla। अभी इनकी हम डेफिनेशन लिखें, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल q, कंसीडर अ चार्ज्ड पार्टिकल q moving with velocity v in the uniform magnetic field B, it experience the force F which depends upon the following factors। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? ये चारों फैक्टर्स। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसमें खुद में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी, जितनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी खुद में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखें मैं यहां पर आपको समझा चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से बन रही है, मोशन की वजह से, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो चार्ज जितनी ज्यादा मूव करेगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। नंबर 3, जितना आपने परमानेंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग लिया है उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगा। नंबर 4 जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व है, अगर चार्ज पैरेलल मूव कर रही है तो फोर्स नहीं लग रहा, एंटी पैरेलल मूव कर रही है तो फोर्स नहीं लग रहा। फिर हमने देखा पैरेलल में भी 0, एंटी पैरेलल में भी 0, तो ये कौन सा रिलेशन हो सकता है? ये साइन थीटा हो सकता है। ये आप नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं।